इलेक्शन कमीशन पे थोड़ा ब्लेम करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो दावा कर रही कि हमने तो बहुत निष्पक्ष एकदम साफ सुथरे चुनाव हमने कराए, हमने कहीं किसी को तकलीफ नहीं दी, इतना हमने पैसा जब्त किया। आप तो कह रहे हैं पैसा बांटा गया, आप कह रहे हैं और भी वहां जितने कर्म हो सकते थे जो होते हैं चुनाव जीतने के लिए वो सब किए गए। तो ये कैसे विरोधाभास कैसे है? विरोधाभास प्रमाण के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग जो बोल रहा है उसकी प्रामाणिकता सिर्फ एक है, निर्वाचन कार्यालय के भीतर निर्वाचन अधिकारी के सामने ये किसी को जाने नहीं दे रहे थे। एक दिन मुझे सारा दिन धूप में नजर कैद रखा और दूसरे दिन उन्होंने बाहर के 30-32 जो कैमरे लगे थे वो हटा दिए। अंदर जो फोटोग्राफी होती है, जो वीडियोग्राफी होती है प्रत्याशी की, अभी हमने मांग की है कि वो सारे दे दिए जाएं विधि संगत तरीके से। और मैं आपके माध्यम से भी कहता हूं कि अगर निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है, मोदी बेईमान नहीं है और उस बेईमानी में निर्वाचन आयोग शामिल नहीं है, तो वो सिर्फ फुटेज निकाल दिए जाएं। जो वहां वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है उसमें स्पष्ट मिल जाएगा कि वहां बैठे हुए भीतर गुंडे जो बैठे थे वो हमारे प्रत्याशी को कह रहे थे तुम पर्चा वापस कर लो, अन्यथा तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कर दिया जाएगा। कि कठिनाई में है मोदी, तो लोगों को बड़ा विस्मय होता था। लोग ये समझते थे कि हम कोई अतिरंजना कर रहे हैं, कहीं कोई हम जो है कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। जो चुनाव में हम जमीनी हालात देख रहे थे, हकीकत देख रहे थे, जो संघर्ष देख रहे थे, आप और आप जैसे कई लोग थे जो वहां बहुत जमकर एक प्रयासरत थे। हम कह सकते हैं कि जैसे राहुल गांधी कहते थे कि हमारे शेर हैं ये कार्यकर्ता। जिस तरीके से अजय राय ने चुनाव लड़ा और अजय राय ने जिस तरीके से वे भी बार बार कहते थे, आप भी बार बार कहते थे कि बहुत मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में, उस संदर्भ में, और आपने तो शुरू में ये भी कहा था कि बहुत सारे लोगों को पर्चे ही नहीं भरने दिए गए, और हमने वो दृश्य भी देखा था जब बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं या जो उनके अलायंस पार्टनर्स के जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों द्वारा, और बड़ा तामझाम सब, तो उन सब के बीच में आपका अनुभव कुल मिला के क्या रहा? ईमानदारी का इलेक्शन तो मोदी जी पूरी तरीके से हार चुके हैं। मशीन की हैकिंग से बिल्कुल किसी भी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता। वहां पर पैसे की बारिश हो रही थी, दबिश हो रही थी। जातिगत मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री एक एक व्यक्ति को भ्रमित कर रहा था, लेकिन वहां की जनता जिसने दंश झेला है। बनारस धर्म की, मोक्ष की और ज्ञान की नगरी है, मंदिरों का शहर है। वहां मोदी जी ने बाबर की भांति 160 वो मंदिर तोड़े हैं जो हमारी पुरातन पहचान थी, धरोहर थी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव नतीजे आ चुके हैं और अब सरकार बनाने की जुगतबाजी चल रही है। 370 अपनी दम पर या उसके पार और एनडीए 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा, अब वे इस्तीफा दे चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा सही नहीं हो पाया है। देश भर में जिस तरीके का रुख वोटरों का रहा है उसने बतला या जतला दिया है कि अब बहुत, अब बस। हालांकि एनडीए को बहुमत मिला है और इंडिया बहुमत से दूर रही है। अब सरकार बनने की जुगतबाजी के बीच नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनने के लिए लालायित हैं। हालांकि जो दृश्य रहा है, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, चेहरा किस तरीके से धूमिल था वो दिख रहा था पूरे चुनाव में। क्या भाषा थी, क्या शैली थी, वो दिख रहा था चुनाव में। नतीजे जो आए हैं उसने साफ कर दिया है कि अब मोदी मैजिक खत्म हो गया। और सबसे खास बात यह रही है कि उनके अपने लोकसभा क्षेत्र गंगा पुत्र जिन्होंने उन्होंने कहा था कि गंगा मां ने बुलाया है, उस क्षेत्र वाराणसी में, वहां क्या हाल हुए हैं मोदी की, क्या फजीयत हुई है, यह भी देश देख रहा है। हम जब वहां से जुड़े समाचार लगातार दे रहे थे, दिखला रहे थे, बतला रहे थे, तो देश को कहीं विस्मय हो रहा था। देश ये सोच रहा था या समझ रहा था कि ये रिपोर्ट्स जो हैं कहीं ना कहीं सही नहीं है और कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। लेकिन नतीजे जो आए हैं उसने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम बहुत बहुत करीब थे। जो हम वहां देख रहे थे, हम रिपोर्ट्स दिखला रहे थे। गोदी मीडिया तो अलग रिपोर्ट्स दे रहा था। वो तो कह रहा था कि जो पिछले बार का जीत का आंकड़ा है मोदी जी का 5.25 लाख, वो कुछ दुगना भी हो सकता है। यानी एक बहुत बड़ी जीत वे दर्ज करेंगे और कुछ जो गोदी मीडिया, मोदी भक्त
अंधभक्त, वो तो 10 लाख और 11 लाख तक का दावा कर रहे हैं। लेकिन नतीजा जो आया है उसने सबके मुंह बंद कर दिए हैं। गोदी मीडिया भी खामोश है, मोदी मीडिया भी खामोश है, अंधभक्त भक्त वो भी भौचक है, नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। यही हमारे देश की तासीर है, यही लोकतंत्र है। जो वोटर है उसकी आवाज बहुत जबरदस्त होती है और उसकी चोट से कोई उबर नहीं पाता है। हम चलेंगे, काशी ही चलेंगे। काशी में जो बहुत किला लड़ाया अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में, इस खास कार्यक्रम में। हम सबसे पहला सवाल यही करेंगे आपसे कि आपने बहुत प्रयास किए, लेकिन वो कहीं थोड़ी सी कसर रह गई, थोड़ी सी चूक हो गई शायद, वो परवान नहीं चढ़ पाया। आप चाहते थे कि वाराणसी में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शिकस्त दे दिलाएं। वहां जिस तरह की रणनीति व्यू रचना रची गई थी, तो हम ये पा रहे हैं कि थोड़ी सी कसर रही। तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? वाराणसी में अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी की जमानत जब्त हो जाती और मोदी जी उसी ट्रेन में बैठकर वापस होते और उसी स्टेशन पे उतरते जहां से उन्होंने चाय बेचकर अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। वाराणसी में चुनाव हुआ ही नहीं, चुनाव को लूटा गया, प्रजातंत्र को लूटा गया। पूरी मशीनरी, पूरी पुलिस, पूरा निर्वाचन का जो अमला था उसने वहां के प्रत्याशियों सहित वोटरों को भी डराने धमकाने का काम किया। प्रत्याशियों को तो बनारस के भीतर रुकने ही नहीं दिया गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो वहां चुनाव नहीं हुआ, फिर भी बनारस की जनता ने मोदी जी को कायदे से देखा जाए तो नकार दिया है। गंगा पुत्र को नकार दिया है, जो अपने आप को गंगा पुत्र कहते थे, उनको वाराणसी की जनता ने नकार दिया है। इनका तो वोट बढ़ना चाहिए ना, इनकी लोकप्रियता तो बढ़ना चाहिए। अब तो ये ग्लोबल लीडर हो गए हैं। उनके चमचे तो ये कहते हैं कि पूरे विश्व का अगर एक साथ चुनाव हो तो विश्व के ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो वाराणसी की जनता ने इनको नकार दिया है बुरी तरीके से। हाँ, ये बात अलग है कि इनकी मशीनरी काम कर गई। इनका जो डर था, डराने का सिस्टम था, लोगों को लूटने का सिस्टम था प्रजातंत्र को, वो काम कर गया, इसलिए हम असफल हुए। लेकिन हमारा अभियान जो जागरूकता का था, बनारस की जनता ने भारी स्नेह दिया और इन्हें पूरी तरीके से नकारते हुए इन्हें बता दिया कि तुम सिर्फ एक चीटर हो, एक बेईमान हो, एक जुमलेबाज हो, एक षड्यंत्रकारी हो, इसके अधिक कुछ भी नहीं। अब ठीक है, जीत जीत होती है, एक वोट से भी जीतने वाला व्यक्ति विजेता ही कहलाता है। तो जीत इनकी हुई है, लेकिन जिस तरीके से इनकी जीत होनी चाहिए, तो बनारस का असर, बनारस में जो इन्होंने अत्याचार किया उसका असर पूरे भारत में देखने को मिला। खासकर वाराणसी उत्तर प्रदेश के एक जिले में से है, एक लोकसभा है, तो उत्तर प्रदेश के परिणाम चीख चीख कर कह रहे हैं कि बनारस में जो इन्होंने सरहंगई की उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी ताकत से इन्हें नकार दिया है और इन्हें वापस भेजने में जरूर मैं असफल रहा, थोड़ी सी कमी रह गई। उसका कारण ये है कि हम लोग वाराणसी में टिक कर रह नहीं पाए। हमारे कैंडिडेट को बनारस से बाहर इन्होंने कर दिया गया, उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस कमरे में मैं रुकता था उसके बाहर से दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। तो इन परिस्थितियों में हम लोगों ने बनारस में अपना समय बिताया है। तो बनारस की जनता ने तो इन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया, मैं ये मानता हूं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब हम लोग चर्चाएं करते थे, आपने 4 PM से चर्चाएं की, और हम जब कहते थे कि कठिनाई में है मोदी, तो लोगों को बड़ा विस्मय होता था। लोग ये समझते थे कि हम कोई अतिरंजना कर रहे हैं, कहीं कोई हम जो है कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। जो चुनाव में हम जमीनी हालात देख रहे थे, हकीकत देख रहे थे, जो संघर्ष देख रहे थे, आप और आप जैसे कई लोग थे जो वहां बहुत जमकर एक प्रयासरत थे। हम कह सकते हैं कि जैसे राहुल गांधी कहते थे कि हमारे शेर हैं ये कार्यकर्ता। जिस तरीके से अजय राय ने चुनाव लड़ा, और अजय राय ने जिस तरीके से, वे भी बार बार कहते थे, आप भी बार बार कहते थे कि बहुत मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में, उस संदर्भ में, और आपने तो शुरू में ये भी कहा था कि बहुत सारे लोगों को पर्चे ही नहीं भरने दिए गए, और हमने वो दृश्य भी देखा था जब बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं या जो उनके अलायंस पार्टनर्स के जो राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों द्वारा, और बड़ा तामझाम सब।
तो उन सब के बीच में आपका अनुभव कुल मिला के क्या रहा? आपने ये तो मान लिया है कि कहीं थोड़ी-सी चूक हुई। वो चूक तो अपनी जगह है, लेकिन बाकी हम जो आपने बहुत बरसों बरस से चुनाव देखे हैं, कई सारे चुनाव अ बहुत सारे चुनाव में आपने काम किया है लोगों के लिए और आपकी विचारधारा भी वही है। तो क्या वहाँ किन चीज़ों पर ये जो इतना कम हो जाना वोट का कि पिछली बार पौने 5 लाख के करीब वोट और अब इस बार जो है सिर्फ 1,52,000 समथिंग वोट से जो 513 वोटों से जीत पाए। और वहाँ के जो चेहरा दिखा पा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो उनके सिपा सलार, उनकी बूथ टीम, उनकी पन्ना प्रमुख, उनके मतदान दल, क्या कहेंगे आप? बेशर्मों को कोई फर्क नहीं पड़ता आदरणीय। और इन्होंने अभी तो पूरे भारत में इनका सुपड़ा साफ हो जाता। इन्होंने जो बेईमानी की प्लानिंग की थी, तो चूंकि ईवीएम की हैकिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस विचाराधीन है, तो इन्होंने जो हैकिंग करने का प्लान किया था, इन्होंने 2000 पोलिंग लगभग होती है एक लोकसभा में, तो 2000 पोलिंग को अगर अपन देखें तो एक पोलिंग में इन्होंने 50 से 100 वोटों की बेईमानी का लक्ष्य रखा था, अर्थात 1 से 2 लाख वोटों की ये बेईमानी कर रहे थे। तो इस बेईमानी के बाद भी जो 2 लाख वोटों से ज्यादा से हार रहे थे, तो इतनी बेईमानी की वोट पाकर वो जीत गए। अगर कायदे से देखा जाए, हम ये मानते हैं कि वाराणसी की जो ईवीएम थी उसमें 2 लाख फर्जी वोट थे, तो उस हिसाब से तो मोदी जी चुनाव हारे हुए हैं। ईमानदारी का इलेक्शन तो मोदी जी पूरी तरीके से हार चुके हैं। मशीन की हैकिंग से बिल्कुल किसी भी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता। वहां पर पैसे की बारिश हो रही थी, दबिश हो रही थी। जातिगत मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री एक एक व्यक्ति को भ्रमित कर रहा था, लेकिन वहां की जनता जिसने दंश झेला है। बनारस धर्म की, मोक्ष की और ज्ञान की नगरी है, मंदिरों का शहर है। वहां मोदी जी ने बाबर की भांति 160 वो मंदिर तोड़े हैं जो हमारी पुरातन पहचान थी, धरोहर थी। जो कॉरिडोर इन्होंने बनाया है, वो कॉरिडोर एक व्यवसायिक केंद्र है। वहां जाइए, आपको चड्डी बनियान से लेकर और हीरे जवाहरात तक खरीदने लोग आते हैं। तो वहां दर्शनार्थी कम, व्यापार करने वाले और मार्केटिंग करने वाले लोग आते हैं। पहले उन सकरी गलियों में हमारे अंदर श्रद्धा का भाव पैदा होता था, अब वहां श्रद्धा का भाव पैदा नहीं होता। वहां लोग जाते हैं, कॉफी इंजॉय करते हैं, लंच और डिनर करते हैं, और भगवान के पास में मुंह पोछते हुए गए, चलो यहाँ तक आए हैं तो दर्शन भी कर लें। मोदी जी ने वहां नमो घाट बना दिया। बनारस में नमो घाट कहां से आ गया भाई? इतना प्राचीन शहर है, आपने वहां अगर एक पत्थर लगा के किसी घाट की मरम्मत करवा दी तो वो आपका घाट हो गया। वहां इन्होंने नाविकों के पेट पे लात मारा, जो सनातनी गंगा के तट पर रहने वाले लोग हैं, जो नाविक हैं, जिन्होंने नाव चलाकर अपना जीविका उपार्जन किया। उस नाव में बैठकर सैलानी गंगा की सैर करते थे। वहां अपने बड़े बड़े गुजरातियों के क्रूज उतार दिए, उनके पेट में लात मारा। वहां आपने धर्म की नगरी में धर्म का विध्वंस किया। तो ये कोई देवेंद्र पांडे की नाराजगी नहीं थी, बनारस की जनता इन्हें वहां से खदेड़ना चाहती थी, और उसने खदेड़ ही दिया। ये तो ईवीएम की इनको सिद्धि है। तो ईवीएम को इन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि बरसों, तो 2 लाख नहीं, एक्स्ट्रा अब वोटे उसमें से बरस इसको तो गई, ऐसा देखा तो जा रहा ये है जीत गए। देवेंद्र सर ऐसा देखा जा रहा है कि चूंकि आप जो आप लक्ष्य रख रहे थे, लक्ष्य में कामयाब नहीं हुए, तो आप जैसे होता ना कि खिसियानी बिल्लई खंबा नोचे। यहाँ तो शंकराचार्य जी ने भी जो आपके वो हैं आराध्य हैं, उन्होंने भी अपील की थी, लेकिन शायद चल नहीं पाई वो अपील। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वाराणसी में ना तो देवेंद्र पांडे लड़ रहे थे, ना कोई दूसरी पार्टी लड़ रही थी। वाराणसी में वाराणसी के मूल निवासी, वहां की जनता लड़ रही थी, और लड़ उस व्यक्ति से रही थी जिससे नाराज थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वाराणसी को मुझे बड़ा नजदीक से समझने का अवसर मिला। वहां एक 80 नदी है, 80 नदी, जो बड़ी पवित्र मानी जाती है। 80 नदी की स्थिति ये है कि शहर के पूरे मूत्र को और मल को लेकर वो गंगा के जल में जाकर मिलती है। 80 घाट जहां बना हुआ वहीं पे मोदी जी इतने भक्त हैं, तो उन्हें जाकर उस घाट पे, उस संगम पे स्नान करना चाहिए। बनारस में हजारों लोग आरती देखने के लिए जाते हैं, पूरे भारत से क्या, पूरे विश्व से लोग आते हैं। लेकिन आरती में शामिल होने वाला एक भी व्यक्ति आज गंगा स्नान नहीं करता, क्योंकि उसे मल तैरता हुआ गंगा जी में दिखाई देता है। तो 40,000 करोड़ रुपए का बजट लेकर जो गंगा पुत्र वहां गए थे, वो वहां मल मूत्र को नहीं रोक पाए,
बरुणी नदी आज विलुप्तता के कगार पर है, नाले में तब्दील हो गई है। तो वहां के लोगों ने ये चुनाव लड़ा। ये देवेंद्र पांडे की कोई नाराजगी नहीं है। देवेंद्र पांडे भी तो उन्हीं के पास हाथ जोड़ने गए थे अभी जो अभी वहां के वोटर हैं, मुक्तेश्वरानंद जी, तो उन्होंने नकारा है आदरणीय। महाराज जो है वो भी उसमें प्रयासरत थे कि ये जो है संदेश लोगों तक जाए, और तमाम कोशिश, और उसके साथ साथ आप इलेक्शन कमीशन पे थोड़ा ब्लेम करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो दावा कर रही कि हमने तो बहुत निष्पक्ष, एकदम साफ सुथरे चुनाव हमने कराए, हमने कहीं किसी को तकलीफ नहीं दी, इतना हमने पैसा जब्त किया। आप तो कह रहे हैं पैसा बांटा गया, आप कह रहे हैं और भी वहां जितने कर्म हो सकते थे जो होते हैं चुनाव जीतने के लिए वो सब किए गए। तो ये कैसे विरोधाभास कैसे है ये सब? विरोधाभास प्रमाण के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग जो बोल रहा है उसकी प्रामाणिकता सिर्फ एक है। निर्वाचन कार्यालय के भीतर निर्वाचन अधिकारी के सामने ये किसी को जाने नहीं दे रहे थे। एक दिन मुझे सारा दिन धूप में नजर कैद रखा और दूसरे दिन उन्होंने बाहर के 30-32 जो कैमरे लगे थे वो हटा दिए। अंदर जो फोटोग्राफी होती है, जो वीडियोग्राफी होती है प्रत्याशी की, अभी हमने मांग की है कि वो सारे दे दिए जाएं विधि संगत तरीके से। और मैं आपके माध्यम से भी कहता हूं कि अगर निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है, मोदी बेईमान नहीं है और उस बेईमानी में निर्वाचन आयोग शामिल नहीं है, तो वो सिर्फ फुटेज निकाल दिए जाएं। जो वहां वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है उसमें स्पष्ट मिल जाएगा कि वहां बैठे हुए भीतर गुंडे जो बैठे थे वो हमारे प्रत्याशी को कह रहे थे तुम पर्चा वापस कर लो, अन्यथा तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा। और यही किया गया। वहां बैठे हुए व्यक्ति कह रहे थे कि आपकी हम अभी मोदी से बात करा देते हैं, आप बोलिए आपको क्या चाहिए। अर्थात मोदी हॉटलाइन में बनारस के डीएम के साथ और उनके चेंबर में बैठे हुए अपने प्यादों से जुड़े हुए थे। तो इन सब की वीडियोग्राफी, वो कंटिन्यूटी में अगर वीडियोग्राफी मिल जाए तो निर्वाचन आयोग क्या कहता है, ये देवेंद्र पांडे क्या कहते हैं, ये बात ही नहीं है। प्रमाण क्या कहता है ये देखना चाहिए। तो मैं तो प्रामाणिकता की बात करता हूं। मैंने अभी इसकी मांग की है और मैंने उसमें लिखा भी है पत्र में कि इन्हें ना तो डिलीट किया जाए और इन्हें संरक्षित करके रखा जाए, इसकी मुझे आवश्यकता है। आवाज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि आवश्यकता है। दूसरी चीज ये भी है कि तमाम जो आप लोगों ने प्रयास किए और तमाम कोशिशें की, बावजूद इसके वो जो जीत, तो अंततः जीत होती है कि वो जीते हैं, ठीक है, उनका वोट का जो शेयर है या जो जीत का अंतर है वो बहुत कम हो गया। अब आप इस पे ये कहें कि ये हार है। एक तरफ आपने कहा कि जीत तो एक वोट से भी होती है, और 1,52,000 समथिंग से हो गई। तो दोनों में आपके भी तो बातों में कहीं कुछ विरोधाभास नजर आ रहा है। आदरणीय, अखाड़े में जब दो पहलवान उतरते हैं तो पटकनी लगाते हैं, लेकिन उसके नियम होते हैं कि जो गुप्तांग होता है उस पर आपको वार नहीं करना। तो यहाँ तो साहब जो प्रत्याशी थे और जो मतदाता थे उनके गुप्तांग में प्रहार किया गया, तो फिर ये निश्चलता कहाँ रह गई। तो जीत तो वो भी जाता है ना अखाड़े में जो चीटिंग करता है। तो चीटिंग की जीत को तो मैं करता हूँ कि चीटिंग के आधार पर जीत गए, लेकिन निष्पक्षता की जब भी कभी बात होगी तो हर बार देवेंद्र पांडे कहेंगे और बनारस का बच्चा बच्चा कहेगा कि निष्पक्षता से ये नहीं जीते और चीटिंग से जीत गए। तो चीटिंग की जीत की शुभकामनाएं उन्हें, निर्वाचन आयोग को भी आपने शुभकामनाएं। आपने आप लोगों ने मैंने जैसे कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने उस समय भी बड़ा वो किया था कुछ, कि जब राम को वो लेकर आ रहे थे अयोध्या में, जो है फैजाबाद जिसे कहते हैं, फैजाबाद सीट है, और उत्तर प्रदेश तो पूरा बेड़ा गर्क ही कर दिया उसने। तो वो वहां जो सारी चीजें थी वो उसकी जो, वहां तो वो हार का सामना करना पड़ा, उसको कैसे देखते हैं आपकी वहां जो हार हुई? और बाकी भी आप जो आप कह रहे हो कुछ चीजें जरूर हैं कि ठीक है जीत आपकी हार के तौर पर देखी जाए, लेकिन अयोध्या में हार जाना, फैजाबाद में हार जाना, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? राम जी का श्राप लगा है इन्हें। अधूरे बने मंदिर में विधि के विपरीत जो इन्होंने काम किया है, ये सर्वनाश की तरफ जा रहे हैं। और स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती जी ने, हम लोगों ने एक ही बात कही थी, पूरे राष्ट्र ने, आप लोगों ने प्रखरता से उस बात को निष्पक्षता से दिखाया था। हम लोगों का कोई व्यक्तिगत उनका मामला नहीं था, ना मोदी का ना बीजेपी का। इस चुनाव में भी हम लोगों ने अंतिम दिन तक, वोटिंग के 2 दिन पहले अवधूतेश्वरानंद जी के आश्रम में हम लोग थे और वहां पर हम लोगों ने घोषणा की कि आज के दिनांक में भी अगर भारत की कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी ये घोषणा करती है कि हम गौ हत्या को प्रतिबंधित कर देंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देंगे, तो हम अपना प्रत्याशी वापस लेने के लिए
हम वहां वचनबद्ध थे। तो इनको तो गौ माता का श्राप लगा है। अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और हम लोगों ने एक ही बात कही थी और उसका परिणाम पूरे देश में देखने को मिला कि एक तरफ ये गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय को माता मानते हैं, उसे चना गुड़ खिलाते हैं और माला फूल पहनाते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं गौ हत्यारी कंपनियों से चंदा लेते हैं। तो ये तो अभी शुरुआत की है हम लोगों ने, आने वाले जिन दिनों में इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये गौ हत्यारों के नाम से जाने जाएंगे और सनातनी राष्ट्र में गौ की हत्या करने वाली पार्टियों का विनाश होना ही होना है। ढोंक करने से, पीले वस्त्र पहन लेने से, चारों तरफ कैमरा लगाकर साधना का प्रदर्शन करने से कोई भक्त नहीं हो जाता। ये बगुला भगत हैं। बगुला भगत के बारे में कहा जाता है कि बगुला जो है देखने में बड़ा शालीन लगता है, आंख मूंद लेता है तालाब में, मछलियां सोचती हैं कि भक्ति कर रहा है और उसी से मछली को गपक जाता है। ये बगुला भगत हैं। तो बगुला भगत की जो स्थिति है वो पूरा देश जान गया है। हम लोग राजनीति नहीं करते साहब, हम लोग राष्ट्रनीति के लोग हैं। अगर ऐसा होता तो आज देवेंद्र पांडे के पास सैकड़ों ऑफर थे। अमित शाह जी का संदेशा शिव कुमार जी के घर गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किशन रेड्डी जो केंद्र में मंत्री हैं और लक्ष्मण जी जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं, ये लोग हैदराबाद गए और उन्होंने कहा कि अमित शाह जी बात करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप चुनाव न लड़ो, उसके एवज में क्या चाहिए। तो साहब अगर देवेंद्र पांडे को बिकना होता या उनके कैंडिडेट को बिकना होता तो आज तो मुंह मांगी कीमत देते ये, क्योंकि इन्हें तो निर्विरोध जीतना था। पूरे वाराणसी में किसी भी प्रत्याशी की गाड़ियां नहीं चलने दी इन्होंने, और हमने चुनाव की जो तारीख थी 7 तारीख, उससे पहले परमिशन ले ली थी राज्य निर्वाचन आयोग से, तो सिर्फ प्रचार हम कर पा रहे थे। तो हम तो इनके लिए किरकिरी थे ही। कितना नुकसान पहुंचा पाया आपने, कितना नुकसान पहुंचा है? नुकसान यही है कि विधि संगत इलेक्शन में ये हार गए थे। मैंने बताया कि 2 लाख वोटों की ये चीटिंग किया, और पिछले चुनाव से अगर अपन देखें तो 3 लाख वोट इनके कम हुए। तो इनके वोट तो बढ़ना चाहिए, तो महामानव के उसमें आ गए। मोदी जी के गुलाम तो इनको ईश्वर का अवतार कहते थे, तो मोदी जी अपने मुंह से खुद कहने लगे कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, मैं अवतार हूं। तो ये अवतारी पुरुष का पतन क्यों हो रहा है? वाराणसी में साधना करना था तो बनारस में करते भाई, वो तो मोक्ष की नगरी है, मोक्ष प्राप्त होता। तो साहब इन्होंने ईमानदारी का चुनाव नहीं लड़ा, ये जानते थे। शिकायतें पेंडिंग है, कुछ शिकायतें आपने कर रखी है, कुछ चुनौती दी हुई है आपने पूरे चुनाव को? बिल्कुल, निर्वाचन आयोग में लगातार हमारी शिकायतें दर्ज हुई हैं। वहां तो शिकायत भी नहीं लेते थे, तो हम लोगों ने फिर रजिस्टर्ड शिकायतें दर्ज की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां का एक एक कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था। एक भी ऐसा कर्मचारी नहीं था, चपरासी से लेकर अधिकारी तक, जो आपको सही जानकारी दे सके या विधि संगत आपको सपोर्ट कर सके। वहां पर हमारे पर्चा किस कारण खारिज किए गए इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। तो हम लोगों ने सब पत्राचार करके रजिस्टर्ड डाक से इनको भेजा है। अब हम इनके चुनाव को चैलेंज करेंगे। अभी हम मांगेंगे कि मोदी ने अपने चुनाव में कितना खर्च किया है। मेरे पास उनके एक एक खर्चे के प्रमाण मौजूद है। हम लोगों ने वर्किंग किया है। चुनाव को चैलेंज करेंगे, न्यायालय के ऊपर भरोसा है। लेकिन बनारस के न्यायालय ने भी आदरणीय निराश किया है। हमने सुना था कि ये जो मुख्तार अहमद था, उसकी फाइलों को वहां के जज नहीं सुनते थे, इतना डरते थे। और हमने बनारस के जजों को देखा है कि साहब उस केस में उन्होंने जमानत नहीं दी जिस केस को दर्ज करने का थाने को अधिकार नहीं है, पुलिस को अधिकार नहीं। तो वहां तो मैंने भय का ये वातावरण देखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, भय का वातावरण देखा है। अब इधर तो ये शपथ की तैयारी है, आप कह रहे हो, आप एक तरफ उनको कह रहे हो कि सब विधि विपरीत था और न्याय संगत नहीं था और राम ने सजा दी, लेकिन वो तो अब शपथ की तैयारियों में है। तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं वो। 8 तारीख को पुनः शपथ की तैयारियां वे कर चुके हैं महामानव। क्या कहेंगे आप, कैसे आप, वो यदि उनके कर्म ऐसे होते तो शायद हमारे पड़ोसी राष्ट्र में सद्दाम हुसैन हुआ करते थे साहब, चुनाव थोड़ी लड़ते थे वो। तो अगर इस तरीके से सत्ता को प्राप्त करना अगर प्रजातंत्र कहलाता है तो निश्चित तौर पर मोदी जी विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक व्यक्ति हैं। लेकिन निश्चलता की जब भी बात होगी तो उनके साथ षड्यंत्र और बेईमानी के शब्द जुड़े रहेंगे। निष्पक्षता तब होती
जब मोदी जी के क्षेत्र में, मैं तो चैलेंज करता हूं कि अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो 1500 लोग पूरे भारत से आए हुए थे जो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे। वो 1500 लोग जो आए थे वो कोई चोर, डकैत, उचक्के, लफंगे नहीं थे, कोई गमन करता और अपराधी नहीं थे। वो उसको मैं मानता हूं कि वो सब राष्ट्रभक्त थे और मोदी की नीतियों से जो राष्ट्र विरोधी इनके कर्म और कर्तव्य थे उनके खिलाफ ये चुनाव लड़ना चाहते थे। तो इन्होंने पर्चे की बात तो दूर है साहब, चालान के फार्म नहीं दिए 5 दिन में लोगों को, उसके लिए लोग खड़े रहे, लाठियां चार्ज की इन्होंने। देवेंद्र पांडे को बीच सड़क में उसका जो तारों का ये होता है बना के एक बैरिकेड्स करके और उसमें पूरा दिन धूप में उनको बंदी बना के रखा। ये क्या है? ये निष्पक्षता की निशानी है। इससे तो एक बात स्पष्ट होती है कि ये भारत के सबसे डरे हुए व्यक्ति थे जिन्हें यह अंदेशा था कि हम 2 लाख की मशीन से बेईमानी तो कर लेंगे लेकिन 2,01,000 वोट हमें कहां से मिलेगा। तो इस भय को इन्होंने परिणित किया। नहीं तो इतने लोग आज चुनाव लड़ते, चुनाव लड़ने से रोकने का अधिकार किसको? भाई प्रजातांत्रिक राष्ट्र है। तो इस बात के प्रमाण है वहां के सीसीटीवी। मैं तो बार बार कहता हूं आप लोग भी प्रयास करें, आप मीडिया से हैं, ताकतवर हैं और आप लोगों ने हमेशा निष्पक्षता से बात को उठाया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी एक आरटीआई के तहत वहां के सीसीटीवी फुटेज मांगिए, फर्स्ट डे से लेकर और अंतिम दिन तक का। कहीं के नहीं साहब, हमको पोलिंग की बात छोड़ दें, निर्वाचन कार्यालय के बाहर से लेकर और भीतर तक के जितने सीसीटीवी फुटेज थे और जितने कैमरामैनों को हायर किया गया था उससे वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मांग ली जाए, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। मैं अंतिम प्रश्न करूंगा आपसे कि स्पष्ट है कि ये बेईमान है। बिल्कुल बिल्कुल अंतिम प्रश्न आपसे करूंगा कि वहां की जो जनता ने प्रयास किया, जनता के दर्द थे, जनता के दुख थे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, तो मलाल तो उनमें भी होगा। क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं लोगों में आपको? जनता के मन में मातम का माहौल है। वहां कहीं भी कोई अगर पार्षद जीतता है तो उसके मोहल्ले में पटाखे फूटते हैं, मिठाइयां बढ़ती है। बनारस के तो बच्चे बच्चे को रैली निकालना चाहिए था, जय श्री राम का जय घोष करना चाहिए था। अयोध्या में जहां उनको नकार दिया गया वहां कोई उत्साह का वातावरण होना चाहिए था। राम को लेके आए हैं ना, उंगली पकड़ा के दिखाया था फोटो में। तो साहब इन दोनों जगह अगर मातम है तो ये मातम कौन मना रहा? वहां की जनता के बीच में अगर उत्साह होता तो मातम का वातावरण थोड़ी होता। इन्होंने अभी अमित शाह जी ने वहां के संतों के बीच में जाकर संतों को कहा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करिए। मतलब इस देश का संत सिर्फ वोटर रह गया, उसको वोट के समय में आप याद करते हो। हमारे भारत के 6 आचार्य होते हैं, निम्बारकाचार हो गया, माधवाचार हो गया, बल्लभाचार हो गया, रामानुजाचार हो गया और रामानंदाचार हो गया और शंकराचार्य हो गया। इन 6 आचार्यों का आपने अपमान किया और बनारस में संतों की नगरी में आप संतों की सभा करके उनसे वोट मांगते हो। तो सिर्फ डराने का और खरीदने का एक प्रयास था। कहीं भी उत्साह का वातावरण नहीं है। आपके चैनल के लोग भी हैं वहां, उन्होंने रिपोर्टिंग की होगी, किसी भी चेहरे में प्रसन्नता नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कंस आ गया हो और इनसे अब जजिया कर वसूल करेगा, वो कोड़ा चलाएगा। इस तरीके का वातावरण है, मातम का माहौल है बनारस में। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वहां जो वोटर चाहते थे उन्होंने जो भोगा है, वो जो दंश झेला है, शायद वो उसमें कहीं कसर छूट गई, कहीं कोर कसर कहते हैं रह गई, वैसा कुछ है। देवेंद्र जी, आपने हमसे बातचीत की, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। तो ये थी चर्चा वाराणसी को लेकर। देवेंद्र पांडे जी थे जिन्होंने वहां जमकर प्रयास किए थे कि जो वहां एक जन सामान्य में जो धारणा थी और जो स्वयं भुक्त भोगी रहे हैं। आपने कहा कि राम के नाम पर ठगने का प्रयास होता रहा है, सनातन के नाम पर ठगने का प्रयास होता रहा है, कोशिश की है और थोड़ी सी कसर रही, उसका मलाल मन में जरूर है। लेकिन अब कोर्ट में हम अगली लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि ज्वाइन का बटन दबाया है तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। हमारे चैनल का में से प्यार बनाए रखिए, इसने बनाए रखिए और हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।